बात करें नदी तंत्र के बारे में तो भारत में नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित जब करते हैं तो हम पाते हैं कि पहली जो है वह है उत्तर भारतीय नदियाँ, या इन्हें 12मासी नदियाँ कहा जाता है। 12मासी कहने का तात्पर्य है कि 12 महीने बहती रहती है, इसलिए 12मासी नदियाँ कहा जाता है। उत्तर भारतीय 12मासी, या इन्हें हिमालयी नदियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उद्गम स्थल जो है ना वो कहाँ के हैं, हिमालय हैं, इसलिए इन्हें हिमालयी नदियाँ कहा जाता है। अगर बात करें नदी तंत्र की बात करें तो भारत में, उत्तर भारत में सबसे उपजाऊ क्षेत्र बनाने के लिए जिम्मेदार यही नदी तंत्र होते हैं। हम बात करें चाहे पंजाब की बात कर लें, चाहे आप हरियाणा की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में इन्हीं नदी तंत्रों का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है, और एक कह सकते हैं कि विश्व में सबसे उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण ये नदी तंत्र करते हैं। अगर बात करें उत्तर भारतीय नदियाँ, कर्क रेखा के ऊपर उत्तर भारत हमारा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध में, इसलिए उत्तर भारतीय नदियाँ कहा जाता है। 12मासी नदियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 12 महीने इनमें जल रहता है। हिमालय के हिमानियों से निकलने के कारण से इनमें 12 महीने जल रहता है। दक्षिण भारतीय नदियों की तुलना में अगर देखा जाए तो इनमें 12 महीने जल प्रवाह होता रहता है, इसलिए इन्हें 12मासी नदियाँ कहा जाता है। बच्चों को कभी कभी इन्हीं नामों के कारण से हो सकता है कि क्वेश्चन आते हों और वो गलत करके चले आते हैं, क्योंकि उन्हें केवल एक चीज़ किताबी दुनिया में पढ़ाई जाती है, हिमालयी नदियाँ। उसके पश्चात दोनों चीज़ें ये शायद हो सकता है उनके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से गहराई से नहीं बैठ पाती हैं, इस कारण से नहीं जवाब दे पाते हैं। किंतु हिमालयी नदियाँ इसलिए कहा जाता है कि हिमालय की हिमानियों से निकलती हैं और वहाँ बर्फ़ होते हैं 12 महीने, इसलिए इन्हें हिमालयी नदियाँ कहते हैं। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो दूसरी नदियों का जो नदी तंत्र देखने को मिलता है वो मिलता है आपका प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ कहने का मतलब क्या है कि प्रायद्वीपी उन्हें कहा जाता है, प्रायद्वीप उन्हें कहा जाता है ऐसा भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा हो, उन्हें प्रायद्वीप कहा जाता है। और भारत का जो दक्षिणतम भाग है वो प्रायद्वीपीय भाग है, ये सबको पता है। और प्रायद्वीपीय भाग होने के कारण से इधर अरब सागर है पश्चिम दिशा में, और पूर्व दिशा में आपका बंगाल की खाड़ी है, और चरणों में चरण पखारता आपका हिंद महासागर है, ये सबको पता है। तो इस कारण से प्रायद्वीपीय नदियाँ इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें मानसूनी नदियाँ कहा जाता है। सबसे खास बात, यही सबसे खास बात है, मानसूनी नदियाँ। मानसूनी नदियाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मानसूनी नदियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें 12 महीने जल एक समान नहीं रहता। मानसून मतलब वर्षा के जल के कारण से इनमें जब वर्षा ऋतु आती है तो जल का प्रवाह बहुत तेजी से होता है, और जब जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है इसका नदी का पानी या तो सूख जाता है और या तो बहुत अल्प हो जाता है, कम हो जाता है। कारण ये है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो किसी भी ग्लेशियर से या हिमानी से नहीं निकलती हैं, वो वर्षा के जल या किसी छोटे झीलों से निकलती हैं, तालाबों से नहीं, झीलों से निकलती हैं, जिसके कारण से इनका जल ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है या तो कम हो जाता है, अल्प हो जाता है। इस कारण से इन्हें मानसूनी नदियाँ भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें दक्षिण भारतीय नदियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि कर्क रेखा के नीचे अगर देखा जाए तो हमारा दक्षिण भारत आता है, और जो राज्य हैं उनमें बहने वाली जो नदियाँ हैं वो दक्षिण भारतीय नदियाँ भी कहलाई जाती हैं। अगर हम बात करें, आज एक छोटा सा टॉपिक हम देखते हैं, उत्तर भारतीय नदियों को हम विभाजित करते हैं तो 3 भागों में विभाजित करते हैं उत्तर भारतीय नदियों को, और वो 3 नदी तंत्र कौन से हैं? पहला, सबसे भारत का ऊपरी भाग, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र, और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्रा। अब एक सबसे खास बात है कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है किसी को नहीं पता है, सबको पता है। सिंधु नदी तंत्र के बारे में सबको पता है कि सिंधु इसकी सबसे प्रमुख नदी है, और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें से 5 प्रमुख हैं जिन्हें सब जानते हैं पंजाब के नाम से। पंज धन आब, पंज मतलब 5 और आब मतलब नदियाँ, सतलज, रावी, झेलम, चिनाव, ब्यास, ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं, और जाके सिंधु के पानी को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं,
आप सबको पता है कि ये आपका पंजाब और ऊपर के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों को सिंचित करती हैं, और इसके अलावा ये हमारे पड़ोसी जो मुल्क है हमारा पाकिस्तान, उसको सबसे ज़्यादा लाभान्वित करती हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ पर एक ही नदी है सिंधु, और उसी नदी के कारण से वहाँ पे नहरों का जाल देखने को मिलता है, और पूरे विश्व में सबसे बड़ा नहरों का जाल पाकिस्तान में सिंधु नदी के कारण से ही देखने को मिलता है। ये एक भी डाटा हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरी प्रमुख नदी, जैसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में मैंने बताया कि सिंधु नदी तंत्र जो है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा सिंचित करती है, और दुनिया का सबसे बड़ा नहरों का जाल जो है वो सिंधु नदी तंत्र के द्वारा ही पाकिस्तान को प्राप्त होता है। तो राम राम करना चाहिए सिंधु नदी को भाई, कि आप पाकिस्तान को इतना सिंचित बनाते हो, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरा नदी तंत्र है हमारा गंगा नदी तंत्र। सब जानते हैं गंगा मैया की जय, और सब जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी के तौर पे गंगा नदी स्थित है, और इसका उद्गम स्थल अगर बात की जाए गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे विस्तृत तौर पे। अगर क्यों, क्योंकि गंगा माता को हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूजा जाता है और गंगा को बड़ा पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो गंगा नदी की बात करें अगर, तो गंगा का जो उद्गम स्थल है, इस तरीके से अगर हम पढ़ें तो देखते हैं गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमानी से होता है। सबको पता है गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री बोलते हैं, गोमुख बोलते हैं, वहाँ से होता है। किंतु हम सबको ये भी पता है कि गंगा का नाम गंगोत्री जहाँ से उद्गम होता है वहाँ नहीं होता, वहाँ उसका नाम क्या होता है, भगीरथी, भगीरथी होता है। आप सबको पता है, अध्यात्म में पढ़ा होगा कि गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले कौन थे, भगीरथी। उन्हीं के नाम पर उनका नाम भगीरथी है। दूसरा एक सहायक, एक छोटी सी नदी और आती है जिसका नाम है आपका अलकनंदा। अलकनंदा के बारे में सब जानते हैं कि अलकनंदा जो है वो सतोपंथ हिमानी से आती है। और सबसे खास बात क्या होती है कि ये जो अलकनंदा और भागीरथी है, दोनों एक दूसरे से एक जगह मुलाकात करती हैं, और जिसे हम नाम देते हैं देवप्रयाग। क्या नाम देते हैं, देवप्रयाग। उस स्थान का नाम है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर आपस में क्या करती हैं, मिलती हैं। एक तरीके से कह सकते हैं संगम होता है उन दोनों नदियों का, और इसी के पश्चात दोनों अलकनंदा और भगीरथी दोनों के मिलने के पश्चात, देवप्रयाग के पश्चात इसका नाम गंगा पड़ जाता है। आप सबको पता है इस बात को लेकर। ये खास बात है कि बच्चों के दिमाग में ये जरूर बैठानी पड़ेगी कि जो उद्गम स्थल है गंगोत्री, वहाँ पे गंगा का नाम भगीरथी है, और उसके पश्चात जो अलकनंदा नदी है जो सतोपंथ हिमानी से आती है, दोनों स्थान, एक सबसे खास बात, ये दोनों स्थान जो हैं वो दोनों कहाँ पे स्थित हैं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड आप सबको पता है कि पहाड़ों की वादियों में एक बहुत ही सुंदर सा राज्य है हमारा। पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था, परंतु विभाजन के पश्चात ये एक स्वतंत्र राज्य बन चुका है। उत्तराखंड का ये गंगोत्री और सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा और गंगोत्री से भगीरथी नदी निकलती है, और दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में, और उसके पश्चात गंगा का नाम पड़ता है। गंगा आगे चल के हरिद्वार में आती है, और ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि गंगा मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये क्वेश्चन का जवाब होगा हरिद्वार, एक ऐसा स्थान जहाँ से यह मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसके अलावा हरिद्वार से पहले यह ऋषिकेश में भी ये प्रमुख शहर है, जिसके जहाँ पर आपकी गंगा के किनारे पर बसा हुआ ये ऋषिकेश शहर है। इसके पहले एक और बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक भागीरथी नदी पर बना हुआ एक बांध है जो भारत के सबसे बड़े बांधों में से नाम आता है, वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी जिले में, और ये भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो अलकनंदा के पश्चात देवप्रयाग से जब गंगा आगे बढ़ती है तो ये हरिद्वार में मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, और हरिद्वार के पश्चात अगर हम देखें तो इसकी जो सबसे पहली सहायक नदी मिलती है हरिद्वार के पश्चात, वो मिलती है आपकी ऊपर से आने वाली रामगंगा।
ये रामगंगा जो सहायक नदी है, ये सबसे पहली सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में आकर मिलती है। ये गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है, ये देवप्रयाग के पश्चात जो कन्नौज में मिलती है। इसके पश्चात आप सबको पता है कि ये बहते हुए चली आती है प्रयागराज में, तीर्थों की नगरी प्रयागराज में आती है, और वहां पर आती है जब, तो उसके बगल से ही एक बड़ी सहायक नदी गंगा की आती रहती है जिसका नाम है यमुना। और आप सभी जानते हैं कि यमुना का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री। यमुनोत्री ये एक हिमानी का नाम है, जैसे गंगोत्री और सतोपंथ है वैसे ही यमुनोत्री एक हिमानी का नाम है जहाँ से यमुना का उद्गम होता है। ये भी उत्तराखंड में स्थित है, हम सबको पता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यमुना के बारे में आप सब जानते हैं कि दिल्ली में अगर हम यमुना को देखें तो उसका जल बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मगर ये जल आता कहाँ है? जब प्रयागराज पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं तो हरे हरे पानी, बहुत सारा पानी हरा हरा दिखाई देता है हमको। तो हम ये हरा पानी आ कहाँ से रहा है? तो इसके लिए हम जानते हैं कि यमुना के 3 प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं, जिनके रूप में सबसे बड़ा नाम आता है चंबल का, दूसरा नाम आता है बेतवा का, और तीसरा नाम आता है केन का। ये सब सहायक नदियाँ हैं यमुना की। किंतु अगर कभी ये भी पूछे कि क्या ये गंगा की सहायक नदियां हैं, तो हम कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि गंगा की सहायक नदी यमुना और यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन है, जो कि तीनों कहाँ से निकलती हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों एमपी से निकलती हैं, मध्य प्रदेश से निकलती हैं, अलग अलग स्थान पे। ये इंदौर से निकलती है, ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, और ये आपका केन जो है वो विंध्य पर्वत से निकलती है। कहने का मतलब ये है कि तीनों यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। मगर पूछा जाता है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है चंबल, जो इंदौर शहर से होते हुए आती है और यमुना में मिल जाती है। यमुना को एक और ख़ास बात है कि यमुना को एक और नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, मथुरा के आसपास में इसे कालिंदी नाम से भी पुकारते हैं। तो कालिंदी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होइए, इसका मतलब है कि वो यमुना के बारे में बात कर रहा है। इसके पश्चात जब प्रयाग में आते हैं तो आप सबको पता है प्रयाग संगम नगरी है। हाँ, संगम नगरी है। हम सभी जानते हैं कि 12 सालों पर वहाँ पर कुंभ लगता है और कुंभ में हम लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। बहुत पवित्र स्थान है, ठीक है। प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम होता है। इसके पश्चात सरस्वती भी विलुप्त रूप में एक आंतरिक रूप में इसमें मिलती हैं, ऐसा हमारी धार्मिक संभावनाएं हैं, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। इसके पश्चात प्रयाग के पश्चात ये प्रमुख शहरों में मिर्ज़ापुर और वाराणसी होते हुए और ये आगे की ओर बढ़ती हैं। तो इनमें कुछ और भी नदियाँ जो नेपाल से आती हैं वो भी आकर मिल जाती हैं। जैसे बात की जाए तो जौनपुर के आगे एक छोटा सा प्लेस है गाजीपुर, जहाँ पे आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है गोमती। हम सबको पता है ये गोमती के इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी है, हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, वो गोमती नदी के किनारे पर ही आपकी बसी हुई है। और सबसे खास बात यह है गोमती नदी के बारे में इसलिए कहूँगा क्योंकि गोमती नदी जो है वो पीलीभीत के एक छोटे से झील से निकलती है और एक मैदानी क्षेत्र है, जबकि ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है कि मैदानी क्षेत्रों से किसी झील का उद्गम स्थल हो, किसी नदी का उद्गम स्थल हो। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो गोमती नदी आकर जौनपुर से होते हुए गाजीपुर में आके मिल जाती है। इसके पश्चात आगे जाए तो गंगा की सहायक नदी वाराणसी से होते हुए गंगा आगे की ओर बढ़ती है और उसमें आपकी गंडक और कोसी जो नेपाल से होते ही आती हैं और ये दोनों मिल जाती हैं। गंडक जो है वो आपकी छपरा में, कोसी जो है वो पटना में मिल जाती है। और आप सबको पता है कि बिहार का शोक कौन है? कोसी है, वो नेपाल से आती है। कोसी की सबसे खास बात यह है कि बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिहार में ये सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी मानी जाती है। जैसे अगर विश्व इतिहास में हम देखें तो चाइना में वांगहो नदी जो पीली नदी के रूप में मानी जाती है वो सबसे ज़्यादा तबाही लाती है। चीन की शोक भी कहा जाता है उसे, क्योंकि वो एक समय ऐसा आता है कि उल्टा बहने लगती है, अपने गाद को आगे लगा देती है, जिसके कारण से उसका मुहाना जो होता है वो रुक जाता है और नदी अलग दिशा में बहने लगती है। उसी सेम डिक्टो तरीके से जो कोसी नदी है वो कोसी नदी अपने मुहाने को चेंज करते हुए अपना रास्ता बदल देती है, जिसके कारण से क्या होता है, कोसी बिहार में सबसे ज़्यादा हर साल तबाही मचाती है। आप सोचिए 21वीं शताब्दी आने के पश्चात भी बिहार आज भी बुरी तरीके से बाढ़ से पीड़ित होता है। और वो नदी कौन सी है?